हेलो एवरीवन। आज है 10 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यस बैंक के बारे में। देखिए 16 रुपए का ये शेयर है और आज ना तेजी है ना गिरावट है। जिस प्राइस पे खुला था उसी के आसपास ये ट्रेड कर रहा है और पिछले काफी दिनों से अगर हम देखें तो यस बैंक इसी लेवल के आसपास 16 रुपए के लेवल के आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट में बढ़िया तेजी देखने को मिली है लेकिन यस बैंक ने अभी भी मार्केट के उस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 16 रुपए का ये शेयर क्या खरीदारी करने के लिहाज से हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर अब क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं यस बैंक की। 16 रुपए 5 पैसे का ये शेयर है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि 16 रुपए का ही ये शेयर है। मार्केट की ना रैली में पार्टिसिपेट किया है ना गिरावट में इसने पार्टिसिपेट किया है। बिल्कुल एक सुस्त लेवल के ऊपर ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए शेयर में 1 रुपए का ही प्राइस रेंज है। पिछले एक महीने में देखे तो 1 रुपए का प्राइस रेंज है। 15 रुपए 60 पैसे का लो है और 16 रुपए 60 पैसे का हाई है। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन ये गिरावट और तेजी के जो बीच का अंतर है वो सिर्फ 1 रुपए का अंतर है। मतलब एक महीने में कोई बड़ा तेजी या बड़ी गिरावट अभी भी देखने को नहीं मिली है। मतलब 15.5 रुपए के आसपास हम कह सकते हैं कि बड़ा सपोर्ट इस बैंक ने दिखाया है। और अगर हम बात करें एक साल की तो 24% की गिरावट भी अभी हमें देखने को मिली है। 60 रुपए के लेवल से टूटकर नीचे भी आया था और पहुंचा था शायद 26 रुपए के ऊपर। और जब एफपीओ की अनाउंसमेंट हुई और बैंक ने कहा कि भैया हम 12-13 रुपए के ऊपर शेयर ऑफर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 26 रुपए का शेयर अगर आपको 12 रुपए के ऊपर मिल रहा होगा तो गिरावट आनी लाजमी भी होगी। लेकिन बैंक के द्वारा ये काफी बढ़िया मूव था। उस लेवल पर एक बड़ी फंड रेजिंग इन्होंने कर ली, बाद में बड़ी तेजी भी आई थी, फिर ऑलमोस्ट फ्लैट रहा, गिरावट की तरफ गया, फिर बड़ी तेजी दिखाई। और अभी जब Q3 के रिजल्ट्स आए तो नतीजे उतने अच्छे नहीं थे, जिसके चलते एक अगेन प्रेशर बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि Q3 के रिजल्ट्स में 150 करोड़ का मुनाफा जरूर था, लेकिन जो स्ट्रेस लोन बुक थी वो कहीं ना कहीं बड़ा कंसर्न इनके लिए बनता हुआ नजर आया है। लेकिन एक वक्त में ये शेयर आपको 400 रुपए के करीब भी ट्रेड करता हुआ नजर आ चुका था। अगर हम 3 साल का ग्राफ इसका देखें तो 3 साल में 395 रुपए के आसपास के लेवल से टूटकर शायद नीचे आया है। और इसकी वजह हम सब जानते हैं, राणा कपूर की बैंक ने कितने सारे ऐसे लोन बांटे गए जो कभी रिकवर नहीं हो पाए। चाहे वो कॉक्स एंड किंग्स को लोन बांटने की बात हो, चाहे अनिल अंबानी ग्रुप को लोन बांटने की बात हो, चाहे एसएल ग्रुप को, जी ग्रुप को लोन बांटने की बात हो। ऐसे लोन जो कभी रिकवर नहीं हो पाए। बड़े बड़े बिजनेस लोन बांटे गए जो रिकवर नहीं हो पाए। मार्केट कैप 40,000 करोड़ के आसपास का है। एनएससी में देखने जाए तो 2.5 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड हमें नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करने जाए तो एफआईएस के पास 11.16 की होल्डिंग 11.16% की होल्डिंग सितंबर क्वार्टर में थी, लेकिन अभी अगर हम लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग देखें तो ये होल्डिंग थोड़ी बड़ी है इनकी, और अभी तकरीबन तकरीबन 15% के आसपास की होल्डिंग नजर आ रही है। म्यूचुअल फंड के पास 0.37% की होल्डिंग सितंबर में थी, अभी वो होल्डिंग थोड़ी सी और इंक्रीज हुई है और 0.41% नजर आ रही है। इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा हुआ है। 23 म्यूचुअल फंड स्कीम और 210 जितने एफआईएस का पैसा यहाँ पर लगा है, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 25.38% के आसपास देखने को मिल रही है। यस बैंक की मैं बात करूं तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है, क्योंकि स्ट्रेस लोन बुक अभी भी इनके ऊपर है। और जब मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे तो वो भी इस रैली में अच्छा पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि नतीजे उतने अच्छे नहीं आएंगे। अगेन आपको स्ट्रेस लोन बुक देखने को उस वक्त भी मिल जाएगी। जो टोटल लोन बुक है उसका 10 से 11% का जो हिस्सा है वो एक स्ट्रेस लोन बुक है, मतलब रिकवर होना मुश्किल है। तो ये वाकई में बहुत ही बड़ा कंसर्न है इस बैंक के लिए। और एक और चीज अगर हम देखें तो इससे पहले बैंक ने बड़े बड़े बिजनेस लोन बांटने का काम किया था, लेकिन हालांकि अभी इन्होंने अपना जो गियर है उसको चेंज किया है। बैंक के द्वारा अच्छे डिसीजंस पिछले कुछ क्वार्टर्स में लिए जा रहे हैं। तो मतलब पिछले का जो डेंट है वो अभी थोड़ा बहुत लग रहा है, और कोरोना का जो असर है वो भी देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद बैंक की कमेंट्री अभी के वक्त में पॉजिटिव है। चाहे वो रिटेल लोन के पोर्टफोलियो को बढ़ाने की कमेंट्री हो। रिटेल लोन मतलब आप और हमारे जैसे लोग जो बैंक से लोन लेते हैं
और डेफिनेटली उनकी रिकवरी का रेशियो होता है वो ज्यादा ही रहता है, क्योंकि हम कोई ना कोई गारंटी रखते हैं बैंक में कि भैया हम या तो घर पे लोन ले रहे हैं या फिर हम इसके ऊपर लोन ले रहे हैं। तो बैंक के पास गारंटी के तौर पर कुछ ना कुछ रहता है। अगर हम चुका नहीं भी पाते हैं तो बैंक उसको नीलामी करके भी रिकवरी बाद में कर ही लेता है, और छोटा अमाउंट होता है वो, ठीक है। जबकि बिजनेस लोन में क्या होता है कि एक ही आदमी को बैंक 1000-2000 करोड़ का लोन दे देता है, और अगर एक आदमी ने डिफॉल्ट कर दिया तो सीधा बैंक को 1000-2000 करोड़ का चूना लग जाता था यहाँ पर। और ये हम प्रीवियस में देख भी चुके हैं, चाहे कॉक्स एंड किंग्स की बात हो, अनिल अंबानी ग्रुप की बात हो, जी ग्रुप की बात हो, या फिर और कई सारे ग्रुप की बात हो। अभी हाल फिलहाल में ही एक केस आया था जिसमें 450 करोड़ रुपए यस बैंक के डूबने वाले हैं। और ओमकार ग्रुप की मैं अगर बात करूं तो 450 करोड़ रुपए का निवेश यस बैंक का था उसमें, मतलब जो लोन दिया गया था। अब वो रिकवर करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर। तो बैंक ने अपना गियर चेंज किया, रिटेल पोर्टफोलियो को बढ़ाने का काम करने वाले हैं बैंक। और रिटेल पोर्टफोलियो जिस भी बैंक में ज्यादा होता है वो बैंक सबसे स्ट्रांग हमेशा माना जाता है, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो या फिर आईसीआईसीआई बैंक हो। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की जो स्ट्रेंथ है वो इनका रिटेल पोर्टफोलियो है। मतलब आप और हमारे जैसे जो लोग हैं जो लोन लेते हैं बैंक से, तो वो इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ देखने को मिलती है। आप अगर कोई बड़ी कंपनी जब डिफॉल्ट करती है, आप अगर उनकी देखोगे कि भैया किसने उसको पैसा दिया है, तो आपको शायद ही एचडीएफसी और आईसीआईसीआई का बड़ा अमाउंट वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि वो बड़ा अमाउंट देते ही नहीं है। वो जनरली रिटेल लोगों को पैसा देना ज्यादा पसंद करते हैं, और इसी वजह से ये बैंक काफी मजबूती से के साथ खड़े हुए हैं। जबकि यस बैंक में जो गिरावट की वजह थी वो यही थी कि बड़े बिजनेस लोन बांटे गए थे यहाँ पर। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 98% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग यहाँ पर बेचने की बात कर रहे हैं। मतलब ज्यादातर लोग यहाँ पर पॉजिटिव है। लेकिन हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो ब्रोकरेज फर्म्स की जो रिपोर्ट है वो भी कुछ पॉजिटिव नहीं है इनके लिए। एमकी ग्लोबल ने यहाँ पर बेचने की सलाह दी थी और टारगेट प्राइस काफी कट डाउन कर दिया था। इवन सिंगल डिजिट में टारगेट प्राइस है एमकी ग्लोबल का। पहले 9 रुपए था, अभी 11 रुपए के आसपास का टारगेट प्राइस है। और जो बैंक अभी 16 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। इवन आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी 14 रुपए का टारगेट प्राइस दिया गया है और बेचने की सलाह यहाँ पर दी गई है। एक और चीज अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँ तो रेवेन्यू इनका इंटैक्ट है, लेकिन दिक्कत आई है वो है प्रॉफिट्स में। प्रॉफिट्स एक्चुअली अच्छे हैं, देखिए 150 करोड़ का प्रॉफिट है। उससे पहले मतलब दिसंबर 2020 में 150 करोड़ का प्रॉफिट है, जो सितंबर में 130 करोड़ का था। और पिछले साल तो 2019 की अगर मैं बात करूँ दिसंबर की, तो 18,000 करोड़ का इनको नुकसान हुआ था। इस बार प्रॉफिट अच्छे हैं, लेकिन दिक्कत इनकी स्ट्रेस लोन बुक है, जिसका असर आपको मार्च क्वार्टर में और जून क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। उसके अलावा मैं देखूं तो अच्छी खासी होल्डिंग हमें देखने को मिल रही है, चाहे वो डीआईएल्स की हो, चाहे वो एफआईएल्स की हो, या फिर चाहे वो पब्लिक की होल्डिंग हो। तो ओवरऑल मैं यस बैंक के बारे में अगर बात करने जाऊं तो डेफिनेटली स्ट्रेस लोन बुक इनकी है, जो थोड़े वक्त के लिए इनको परेशान कर सकते हैं, लेकिन अगेन सिर्फ थोड़े वक्त के लिए परेशान करेगी इनको। बाकी लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली बैंक का जो रुझान है वो थोड़ा बहुत मुझे पॉजिटिव ही लग रहा है यहाँ पर। लेकिन हाँ, 1-2 महीना शायद दिक्कत ये बैंक में देखने को मिल सकती है। दिक्कत से मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि गिरावट आएगी, लेकिन ये है कि किसी एक प्राइस रेंज में फंस जाएगा। मतलब आप देखिए 1 महीने में 1 रुपए का ही प्राइस रेंज आया, तो मतलब आपका पैसा पिछले काफी वक्त से किसी एक प्राइस रेंज में अटक चुका है, ठीक है। ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, जितना था उतना ही पड़ा बन के पड़ा हुआ है। जबकि पिछले 1 महीने में अगर हम देखें तो मार्केट ने लोगों को काफी ज्यादा पैसा बनाकर दिया है। बड़े बड़े दिग्गज शहरों में बड़ी बड़ी तेजी हमें देखने को मिली, लेकिन उस तेजी में यस बैंक ने पार्टिसिपेट अभी तक नहीं किया है। लेकिन फिर भी जो स्ट्रेस लोन बुक थी उसके बावजूद भी कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है, तो ये भी मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है। एक शानदार और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यस बैंक को अभी भी मिला हुआ है। तो मैं कहूंगा कि अगर आपका नजरिया यहाँ से 3-4 साल का है तो बने रहिए। अगर आपने खरीदारी की है तो वक्त लगेगा, 1-2 महीना आपको सताएगा ये शेयर। आप सोचेंगे कि यार पूरा मार्केट दौड़ रहा है लेकिन ये नहीं दौड़ रहा है, क्या करूं मैं। तो मैं कहूंगा कि बने रहिए, अभी भी खरीदारी की है। लेकिन फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत सारे शेयर्स नहीं खरीदने हैं। अगर 1000 शेयर भी खरीदने हो तो पहले 200 शेयर खरीदो, फिर वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो गिरावट आए और क्वांटिटी ऐड करो। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले करिए। और यस बैंक हाल फिलहाल में ऐसा शेयर नहीं है जिसमें आप 1-2 लाख का निवेश कर दें। यहाँ पर आपको हल्का सा निवेश करना है, थोड़ा सा निवेश करना है, और जब गिरावट आए तब थोड़ा और निवेश करते रहना है। और वक्त लगेगा इसको रिकवर होने में, अगेन मैं कह रहा हूँ वक्त लगेगा इसको रिकवर होने में, कम से कम 1-2 क्वार्टर लगने वाले हैं।
लेकिन बाद में बढ़िया तरीके से तेजी भी आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगी। तो यस बैंक अवॉइड करने वाला शेयर नहीं है, आप यहाँ पर खरीदारी की है तो बने रह सकते हैं, डर कर निकलने की जरूरत भी नहीं है आपको। भले ही इसने मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट नहीं किया है, लेकिन जैसे ही इसकी दिक्कतें खत्म होगी, जैसे ही जब नेक्स्ट क्वार्टर आएगा, जब नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे, तब डेफिनेटली हमें कुछ और देखने को मिलेगा कि भैया जो स्ट्रेस लोन बुक है उसका क्या हाल है और कितना प्रॉफिट इन्होंने कमाया है। तो वो सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करने वाली है। और अगेन मुझे लगता है कि मार्च के जो रिजल्ट्स आएंगे वो थोड़े से स्ट्रेसफुल होंगे, लेकिन उसके बाद आपको बेहतर नतीजे की तरफ बैंक बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो यस बैंक बने रहिए, खरीदारी की है तो फ्रेश बाइंग भी करना चाहो तो करो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में ही खरीदारी करो। एक बहुत बड़ी क्वांटिटी किसी एक लेवल पर मत खरीद लेना। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर, शेयर कर, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और यस बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।